मेरे प्यारे बच्चों, मैं करंट का 4 लेक्चर आपको दे चुका हूँ। 5वें लेक्चर को लेकर आया हूँ अभी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा रहा था, मोबिलिटी बता रहा था। मैं 6 फार्मूला बता दिया था। सारे बच्चे को क्या होना चाहिए, फटाफट वो फार्मूला सब याद होना चाहिए। तो अब हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे, थ्योरेटिकल डेरिवेशन, जो कल के रिजल्ट्स मतलब पिछले लेक्चर के रिजल्ट्स के आधार पर। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, इन सारे टर्म्स को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्ट्रेचिंग का केस पढ़ाए थे रेजिस्टेंस के केस में कि दुगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। लेंथ के टर्म में भी लाए थे रिलेशन, और क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेडियस के टर्म में भी लाए थे रिलेशन। अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रेचिंग का केस पढ़ेंगे और उसमें करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे, है ना। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज होगा स्ट्रेचिंग के केस में, उसको एक्सप्लेन करेंगे मेरे बच्चों। तो सारा चीज़ को देखते रहे थोड़ा, है ना। तो पिछला लेक्चर का फार्मूला था VD बराबर L/T बोले थे, T टाइम था, वो लिखा हुआ है सब, है ना। उसके बाद VD बराबर E/m इंटू टॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, सब टर्म रिलैक्सेशन टाइम, EV/ml इंटू टॉ, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। उसके बाद VD बराबर I/NAE, N इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। और I/A को करंट लिखना सिखाए, I/A को करंट डेंसिटी लिखना सिखाए J, तो J/NE। और मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मोबिलिटी कहलाता था। तो म्यू इंटू E इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक टर्म सब है, पहला टर्म आया था मेरा बच्चा थर्मल वेलोसिटी, थर्मल स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम, टॉ से लिखे थे, थर्मल स्पीड, मीन फ्री पाथ, और मेरा बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबका ऑर्डर, तो थर्मल स्पीड का ऑर्डर में लिखा है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे केस में 10⁵ मीटर पर सेकेंड भी लिखा रहता है थर्मल स्पीड। और रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻14 सेकेंड, कंडक्टर में रिलैक्स, मीन फ्री पाथ 10 एंगस्ट्रॉम। और ड्रिफ्ट स्पीड का मैं बोला था मिलीमीटर पर सेकेंड, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और बहुत सा वो तो इस पर भर करेगा 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। मैं कल लिखा रहा था तो, है ना, ऑर्डर में फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड होना, मिलीमीटर लिखा गया था। तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कल के लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड बोलेंगे, फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड भी लिखा जाता है। तो ये सब बोलने का है, वो सीक्वेंस में दिया रहेगा। यह टर्म, ये थर्मल स्पीड, रिलैक्स, ऑर्डर में लिखा दिया जनरल। तो 10⁶ भी कहीं कहीं और कहीं 10⁵ मीटर पर, लेकिन एवरेज थर्मल वेलोसिटी बोला जाए तो 0 लिया जाता है, बहुत टेंस टू 0 एकदम नगन वो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस मेरा बच्चा, है ना। तो इस तरह से बात करनी है। अब मैं सिखाने चला हूँ, कल से आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, है ना। theoretical derivation of Ohm's law। V बराबर IR ओम्स लॉ का फॉर्म था, उसको स्केलर फॉर्म बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, है ना। अब
लिखो, हम लोग देखे एज वी डी बराबर आई बाई एन ए ई, एंड वी डी बराबर ई वी, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर बाई व्हाट, ई वी बाई एम एल इंटू टॉ। इक्वेशन नंबर 2। ये था मेरा बच्चा, एक कंडक्टर था, इसका लेंथ एल लेते थे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेते थे, बैटरी लगाए थे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाई एल डेवलप हुआ था। समानवस्तम फ्रॉम 1 and 2 we have what, EV by ML into tau बराबर I by NAE, V बराबर what, M by NE square into tau into L by A into I। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, इस तरह का फॉर्म मिल लिया है हम लोग। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब एट गिवन टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर का फंक्शन था, एट गिवन टेम्परेचर टॉ इज कांस्टेंट, फॉर गिवन मटेरियल n इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n नॉट n0 इंटू एक्स डी बाई एम करके लिखाते थे। तो n इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल, एंड फॉर गिवन कंडक्टर लेंथ एंड एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब डायमेंशन एक गिवन कंडक्टर के लिए फिक्स्ड होगा। तो क्या कहें कि एट गिवन टेम्परेचर फॉर गिवन कंडक्टर दिस टर्म विल बी कांस्टेंट, दस V वैरीज I, और V बराबर आई आर अपने लोग जानते हैं, या I वैरीज V वाला बात ओम्स लॉ का फॉर्म हो गया। तो कहाँ से लाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केसेस से। तो मेरे बच्चों बताइए, है ना, यहाँ लिखने का, अब इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, इससे जस्ट यहाँ मैं आ रहा हूँ, है ना, एज फॉर गिवन कंडक्टर, गिवन कंडक्टर हो गया तो मटेरियल फिक्स्ड हो गया, डायमेंशन फिक्स्ड हो गया ये, और तो क्या है, फॉर गिवन कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर द टर्म m बट्टा n e स्क्वायर टॉ इंटू एल बाई ए इज कांस्टेंट। thus we may write V varies I और I varies V, which is क्या, ओम्स लॉ। या कहाँ से इस इक्वेशन को क्या मान लिया जाए, 3, तो यह फ्रॉम इक्वेशन 3। ध्यान देना बच्चों, सब पिछले पढ़ाई से निकाल कर लाए, V वैरीज I और अब I वैरीज I। अब इसको हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से क्या चीज़, V बराबर I R, V बराबर I R। पहले इसको, है ना, लिख लीजिए समझ के, बार बार इसको समझना का कोशिश करेंगे आप लोग, कुछ है नहीं। हमारा यहाँ रिलैक्सेशन टाइम जो था मेरा बच्चा, वो टेम्परेचर का फंक्शन था। मैं बताया था टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो इस अर्थ का। और यह n जो है एक्चुअली मेटालिक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता है ना उसका, लेकिन सेमी कंडक्टर में n का, है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से, वो सेमी कंडक्टर में बताएंगे। लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अभी बताने का। आगे देखें, फ्रॉम ओम्स लॉ we know that V बराबर आई आर, यह इक्वेशन नंबर 3। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4
इक्वेशन 3 and 4 वी हैव R बराबर m बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल बाई एज, या इक्वेशन नंबर 5 कर दे, एज R बराबर रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो इज resistivity of the material। यह इक्वेशन नंबर 6 कर दे। ये पहले से हम लोग पढ़े हैं, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, और इस 5 और 6 को कंपेयर करें तो रो का फार्मूला मिल जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 and 6 है ना। पहले इस दर को मैं मिटा लूँ और इसी को आगे बढ़ाता हूँ यहीं पर, ठीक है। आप लोग ध्यान दोगे बच्चों, है ना। कंपेयरिंग, है ना, 5 and 6। कंपेयरिंग 5 and 6, इक्वेशन 5 and इक्वेशन 6। देखो रो बराबर वी हैव रो बराबर m बाई एन ई स्क्वायर इंटू क्या चीज टॉ, या रेजिस्टिविटी का फॉर्म। m और e यूनिवर्सल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी n और टॉ पर रिलेशन, n और टॉ पर डिपेंड करेगा मेरा बच्चा, है ना। तो यह कैसे क्या सब निकाल लिए फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का मूल फार्मूला। अब याद रखना है m बट्टा एन ई स्क्वायर इंटू टॉ इंटू एल बाई, और यही रो था तो रो इंटू एल बाई ये जानते हैं, तो रो का फार्मूला अब निकल गया बच्चों, m बाई एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। मैं बोल रहा हूँ m और e यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मैं बोला मेटालिक कंडक्टर में यह टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर का फंक्शन दिस मच। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एज इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर टॉ डिक्रीजेस with increase in temperature, thus we say that रेजिस्टिविटी, यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या निकला बच्चों, रो वैरीज 1 बाई टॉ, रो वैरीज 1 बाई एन। तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ मेटालिक कंडक्टर में इसके चेंजिंग टेम्परेचर में, टेम्परेचर के कारण इसमें चेंज की बात नहीं करते, टेम्परेचर के कारण सिर्फ किस में, रेजिस्टिविटी में। और रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट मीन्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, तो मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी, दस वी से दैट रेजिस्टेंस ऑफ metallic conductor increases with rise in temperature, rise in its temperature। आगे एक टर्म बताने जा रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या है वो आगे देखते हैं, लेकिन वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ, मतलब बोल देता हूँ कि यह पॉजिटिव होगा, किसके लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए। इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड
resistance will be positive for metallic conductor, यह दिमाग में रखना है। तो ये एक पॉइंट बताए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। अब सेमीकंडक्टर की भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, है ना। और लोअर टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड एकदम नियर एब्सोल्यूट जेबर वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होगा। इसकी कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगी, रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट बोला जाएगा, इंसुलेटर परफेक्टली इंसुलेटर की तरह सेमीकंडक्टर का। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, वह जंप करेगा, उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वह एनर्जी गैप वैलेंस बैंड के ऊपरी लेवल और कंडक्शन बैंड के निचली लेवल का जो गैप है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस, उसको ओवरकम कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चल जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन में पार्ट लेगा। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, बढ़ेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे कंडक्शन बैंड में और होल्स बोलेंगे वैलेंस बैंड। तो इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे आगे सेमीकंडक्टर में। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि n का वैल्यू इंक्रीज करेगा, स्मॉल n, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बोले थे, कैरियर डेंसिटी बोले थे, नंबर ऑफ कंडक्टर के केस में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड पर निर्भर कर टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगा। एन का वैल्यू बढ़ेगा मेरा बच्चा, है ना। और टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम से वहाँ मतलब नहीं है केस में सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के कारण डोमिनेंट चेंज किस में, तो एन में, चार्ज कैरियर डेंसिटी बोलेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम में। ये क्या होगा, बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगा। तो सेमीकंडक्टर में उल्टा बात सा बोला जाएगा, है ना, कि रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज with rise in its temperature, that is temperature coefficient of resistivity and resistance will be negative for semiconductor। सेमीकंडक्टर का रिमार्केबल प्रॉपर्टीज यह होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और तो देखिए हम लोग क्या, तो यहाँ पर क्या सीखे कि नियर एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर में मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट याद करवा रहा हूँ कि है ना, मटेरियल सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। और मेटालिक कंडक्टर में क्या होगा मेरा बच्चा, टेम्परेचर घटते जाए, रेजिस्टिविटी घटते जाएगी और एक सर्टेन टेम्परेचर जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे, है ना, और उस टेम्परेचर पर जाकर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगा और मटेरियल बिहेव्स लाइक, मेटालिक कंडक्टर बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर की तरह बात करेंगे, सुपर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो नियर एब्सोल्यूट जीरो मेटालिक कंडक्टर बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर और नियर एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। पॉइंट तो याद रखने का चीज़ है भाई, तो याद करेंगे हाउ एंड व्हाई, तो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आगे मैं लिखाता हूँ और भी बात करता हूँ इसमें आगे, अभी जस्ट पहले इसको बच्चों, in case of semiconductor, charge carrier per unit volume, जिसको n से लिखते हैं, increases with increase in its temperature। Thus resistivity and resistance of semiconductor decreases with increase in its temperature, with increase in its temperature।
that is semiconductor having negative temperature कोफिशिएंट। इस टर्म को अब डिफाइन करते हैं हम, लेकिन पहले इसको कर लिख लें, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और 11th में रेजिस्टेंस थर्मामीटर जब पढ़ा रहे थे तो हम डिटेल में बताने का कोशिश किए थे कुछ सेमीकंडक्टर को। मेरे जो 11th के बच्चे होंगे और उसको निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का है ना डिफिनीशन ये सब बताया गया था। तो लेकिन आगे अभी सेमीकंडक्टर डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा जानकारी। सेमीकंडक्टर हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ है ना नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस मेरा बच्चा। सेमीकंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल मेटालिक सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द बेस्ट एग्जांपल। तो ये चीज़ अलग से मैं लिखाता हूँ, समझाता हूँ फिर से, लेकिन इतना पॉइंट याद हो गया मेरे बच्चों। मैं 2 पॉइंट आपको बोला मेरा बच्चा, है ना, क्या ये काम का चीज़ नियर एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर behaves like insulator or near absolute zero metallic conductor behaves like superconductor। एक घटना पढ़ाएंगे, मिजनर इफेक्ट बोलेंगे, है ना। डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा सुपर कंडक्टर, परफेक्ट डायमैग्नेटिक, है ना। टर्म आएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। वो चीज टर्म सब दिखाएंगे और समझाएंगे आगे, तब परफेक्ट वो सुपर कंडक्टर शोज परफेक्ट डायमैग्नेटिक। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मिजनर इफेक्ट, मिजनर इफेक्ट। तो उस तरह से बात करना है। तो नियर एब्सोल्यूट जीरो मेटालिक कंडक्टर बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर, इतनी बात समझ गए। रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा इस एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे जाकर मेटालिक कंडक्टर का, और वह सुपर कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन बहुत लोअर टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करना ही बहुत टफ है ना। लेकिन सुपर कंडक्टर जब होगा बच्चों तो बहुत एडवांटेज, जितनी एनर्जी बर्बाद होती है उस है ना वो सब सेव हो जाएगा। लॉन्ग टर्म तक क्या होगा, छोटा सेल भी होगा तो क्या होगा। सेल बोले तो क्या है, अभी जैसे एक सेल घड़ी में, मेरे घड़ी में भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एक वॉच है, तो उसमें भी एक सेल लगा हुआ है, बटन सेल बोलते हैं यार, और वो स्टेडी आपको करंट हम लोग को दे रहा है, तब तो घड़ी मेरा क्या हो रहा है, रीडिंग दिखा रहा है, मतलब टाइम दिखा रहा है। तो बच्चों यह एक सोर्स हो गया है करंट का एक तरह से, और चला ये लॉन्ग टर्म तक चलते रहेगा, है ना। लेकिन सुपर कंडक्टर वाला बात हो जाए, डिवाइस में सब सुपर कंडक्टर वाला हो तो एनर्जी वेस्टेज नहीं होगा, तो क्या है ये वो लॉन्ग ड्यूरेशन का लाइफ टाइम क्या होगा सेल सब का बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो सुपर कंडक्टर जब आएगा तो बहुत सारा चेंज होगा। अभी तो सेमी कंडक्टर के कारण इतना चेंज हो रहा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहीं हैं, इंग्लैंड अमेरिका जहाँ भी हैं, इंडिया के किसी कोने में है, तो आप हमको व्यू कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, ये सेमी कंडक्टर डिवाइस का देन है। और जब सुपर कंडक्टर ये सब आ जाए तो और अजूबा घटना सब हो जाएगी। तो वो बात कहानी है, अपने आगे बात समझेंगे। सुपर कंडक्टर का दौर जब आएगा तब, अभी वो सब अभी सेमी कंडक्टर तक हम लोग हैं। तो इस तरह की बात को देख लें। अब फिर से मैं आगे ले चल रहा हूँ आपको इसके आगे, है ना। तो बच्चों अब पहले एक चीज़ मैं बता लूँ फिर से, जिसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। हम लोग जो V बराबर IR का फॉर्मूला जाने, है ना, वो स्केलर फॉर्म बोला जाएगा और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोला जाएगा, V बराबर IR। और अब उसको वेक्टर और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में ले चल रहे हैं। वेक्टर और माइक्रोस्कोपिक
form of Ohm's law. The scalar or macroscopic form of Ohm's law is given as V बराबर IR, as we know that यह केस था, कंडक्टर था, इसमें बैटरी लगाते थे जिसका पोटेंशियल EMF पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो भी लगाते भी पोटेंशियल डिफरेंस था, इसका एरिया ए लेते थे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ एल लेते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर जो सेटअप होता था V/L लिखते थे। दिमाग में है सारे बच्चे को, पिछला सारा इसी सब पर कंसंट्रेट। तो वी नो दैट R बराबर इसका मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है, तो R बराबर रो इंटू L/A, देयरफॉर V बराबर व्हाट I रो L/A। मेरा बच्चा V/L रो इंटू I/A, I/A इज व्हाट करंट डेंसिटी। करंट स्केलर फॉर्म है, करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म है करंट का, और पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर फॉर्म है, और उसका वेक्टर फॉर्म जो था मैक्रोस्कोपिक फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता था। तो वो E बराबर V/L, तो हम लोग क्या जाने एज E बराबर V/L, तो क्या लिखोगे इस फॉर्मूला से मेरा बच्चा आगे, है ना, E बराबर रो इंटू क्या चीज़ जी वेक्टर में, एंड J बराबर 1/रो इंटू E वेक्टर, यह है वेक्टर फॉर्म। 1/रो को भी सिग्मा लिखे, यह हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड क्या चीज़, कंडक्टिविटी। यहाँ से भी सिग्मा का परिभाषा निकाला जा सकता है, करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, है ना। तो वो सब बनाना है, सिग्मा बराबर क्या चीज़ J/E, करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यह था वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं मेरे बच्चों। अब मैं फिर लौट कर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी पर, जब कौन प्रॉब्लम एक तरह से, और उसको स्ट्रेचिंग का केस, स्ट्रेचिंग के केस में दो केस बनाएंगे हम लोग, जब करंट रिमेंस सेम और व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस सेम। तो देखिए भाई, अभी इससे जितना पढ़ें उसी से रिलेटेड थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चों। छोटा सा प्रॉब्लम है ना, देयर आर टू कॉपर वायर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन, मटेरियल सेम है भाई, कॉपर का बना हुआ है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, दे कैरी सेम करंट, इफ देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन देम। रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी भी पूछ सकता है, अब लिखा नहीं गया है, लेकिन हम तुमको बोल रहे हैं किसके टर्म में ले जाना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बराबर I/NAE। अब N कॉपर का ही दोनों तार है, सेवरल वायर हो, सब की मोटाई क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, सेम हो, और सेम करंट में, वो छोटा तार हो या बड़ा तार हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब में क्या होगा, सेम होगा। तो इसका पॉइंट अपने से ऑब्जेक्टिव बनाने का बस यही। तो हम लोग कंसंट्रेट करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ये सेवरल वाला और एक ही वायर को स्ट्रेचिंग का केस सीखना है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव कैसे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन सोचेंगे, दिमाग में लगाएंगे, वो एक हर टॉपिक में नहीं बताया जा सकता है ये सब चीज़।
लेकिन अभी जो टॉपिक है उसमें हम इलास्टिसिटी पढ़ाए तो उसमें भी सेवरल पॉइंट सब निकाल के दिखा 11th में। तो उसी तरह ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, स्ट्रेचिंग का केस अलग, सेवरल वायर्स और सिलिंड्रिकल कंडक्टर का केस अलग। तो अभी यहाँ पर डिफरेंट वायर्स लिया गया है जिसकी क्या है मोटाई एक तरह से सेम है, मोटाई सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और दोनों में सेम करंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो फिर रिजल्ट बदलेगा, लेकिन यहाँ करंट सेम है मेरा बच्चा, सिंपल बात है। तो आई सेम है, ए सेम है, मटेरियल सेम है तो एन समान है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो क्या हो गया हेयर VD is independent of length, therefore VD1 by VD2 1:1। लेंथ पर निर्भर नहीं करेगा, लेंथ अलग अलग है उससे क्या मतलब है ना, आई और ए समान है ना। हेयर VD इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, तो VD यहाँ पर आई एंड ए आर क्या चीज, बिकॉज I, A and N are क्या चीज सेम फॉर बोथ वायर्स, ये दिमाग में रखना। तो इसी तरह हम क्या कर दे व्हेन दे है ना हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ले थोड़ा सा है ना, और लेंथ 1:2 है तो क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम आर क्या चीज़ सेम। बदलते हैं पहले इसको थोड़ा सा, अब देख लो बच्चों, अब थोड़ा सा इसको अब बहुत ना लिखा कर हम सीधे बोलते जा रहे हैं। VD बराबर EV/ml है ना, VD बराबर EV/ml इंटू क्या चीज़ EE/m इंटू टॉ था, EV/ml इंटू टॉ। एक दिए हुए टेम्परेचर पर दिए हुए मटेरियल के लिए टॉ क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक, अब बच्चों भी समान हो जाए तो VD वैरीज क्या चीज़, E और M तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का मास, तो व्हेन V इज सेम, इसी सवाल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए तो क्या होगा, एरिया पर लेंथ समान होता तो एरिया पर निर्भर नहीं करता, मोटा तार हो या पतला तार हो उससे कोई मतलब नहीं, सेवरल वायर्स। लेकिन व्हेन V इज सेम तो अब जो केस लेंगे इस केस पर तो VD वैरीज क्या चीज़ 1/L होगा। इसी सवाल में अगर कह दे क्या देयर आर 2 कॉपर वायर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया या डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ नहीं, एंड दे हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, if their lengths are in the ratio 1:2 then calculate the ratio of drift velocity। तब क्या होगा VD varies 1/L और VD1/VD2 बराबर L2/L1, तो 2:1 का केस बन जाएगा। सवाल बदल देना होगा तब है ना, इसी सवाल में सेम करंट के जगह क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, तो इस तरह की बात है। तो हम 2 पॉइंट छोटा छोटा लिखाएंगे आगे, जस्ट अभी हम टेबल बनाने जा रहे हैं करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, स्ट्रेचिंग का केस, और उसी से और भी बात निकालेंगे। बच्चों स्ट्रेचिंग का केस मैं बताने जा रहा हूँ। स्ट्रेचिंग का केस रेजिस्टेंस में भी बताया था कि 2 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे, लेंथ 2 टाइम्स बढ़ा देंगे, इलोंगेट करके स्ट्रेच करके तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो यही स्ट्रेचिंग का केस ही है। और स्ट्रेचिंग में बताया था वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, A/L बराबर कांस्टेंट, A1 L1 बराबर A2 L2 करके इस तरह से मैं बोला था। जो भी है अब रिजल्ट हम लोग उसको जोड़ने जा रहे हैं किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी से। तो 2 केस बनाएंगे, जब करंट रिमेंस सेम, आगे चल के जब पढ़ाया जाएगा क्या, आगे चल के क्या 10th के नीचे भी आप पढ़े हो कि सेवरल कंडक्टर्स हो, सेवरल वायर्स हो, रजिस्टर्स हो, अगर सीरीज है में है कनेक्टेड है तो सब में करंट क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल में कनेक्टेड होगा सब है ना, सब रजिस्टर्स का ये एक एंड एक जगह एक कॉमन टर्मिनल पर कनेक्टेड होगा,
फिर दूसरा एंड दूसरे कॉमन टर्मिनल पर कनेक्टेड होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी विल बी सेम अक्रॉस ईच कंडक्टर। तो वो चीज़ देखना है। लेकिन हम अभी सिंपल बोलेंगे कि जब आई सेम होगा तब, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तब। दो केस बनाएंगे ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग में। तो मैं दोनों केस को अलग अलग बता रहा हूँ। चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड क्या करंट डेंसिटी, मेरा बच्चा करंट डेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, और सिलिंड्रिकल कंडक्टर बोलेंगे लेकिन हम वायर बताएं। केस फर्स्ट बोलने जा रहे हैं। व्हेन करंट इज सेम, बिफोर स्ट्रेचिंग जितना करंट था बच्चों, आफ्टर स्ट्रेचिंग भी करंट वही हो। तो मैं एक छोटा सा चार्ट टेबल ऐसा बना देता हूँ। यह करंट डेंसिटी, ध्यान देंगे थोड़ा, करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD क्या समान है बच्चों? करंट। तो करंट के टर्म में फॉर्म। तो अब हम लोग क्या जानते हैं? एज J बराबर I/A। अब इसी में J बराबर I इंटू L, A इंटू L, L से मल्टीप्लाइड और L से क्या चीज़ डिवाइड कर दें। यह AL वॉल्यूम ऑफ द वायर कंडक्टर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर। तो यह रिमेन्स कांस्टेंट, I इज कांस्टेंट हेयर, J वेरीज क्या चीज़ L बोला जाएगा। यह I इंटू L बाई कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज वॉल्यूम। और I इज ऑल्सो क्या चीज़ सेम, तो J वेरीज, तो J2 बाई J1 इज इक्वल टू व्हाट? L2 बाई L1। यह एक ही वायर है, एक ही कंडक्टर है, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो अब का केस है। जय गुना लेंथ बढ़ाएंगे तय गुना करंट डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा मेरा बच्चा। ये पॉइंट निकला आपको। 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो करंट डेंसिटी भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। ये चीज़ अगर हम लोग क्या करते हैं, सेवरल वायर्स लेते हैं। इससे पहले वाला प्रीवियस प्रॉब्लम में यही चीज़ मैं बताने का कोशिश कर रहा था। अलग अलग 2 कॉपर का वायर था ना, और यहाँ सिंगल वायर है, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा क्या है वायर हो सेम मटेरियल का, और उसमें सेम करंट जाए, तो J वेरीज क्या बोला जाएगा? 1/A। उस केस में जो मोटा तार होगा उससे कम, उसका करंट डेंसिटी कम होगा, और जो पतला तार होगा उसका करंट डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेंथ वहाँ पर इरिलेवेंट हो जाएगा, लेंथ का कोई मतलब नहीं होगा, लेंथ ज़्यादा कम होगा उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो भाषा अलग है। वहाँ सेवरल कंडक्टर्स, सेवरल वायर्स ले रहे थे, यहाँ पर एक ही वायर है और उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, और उस केस में J वेरीज L बता रहे। मैं पहले वाला केस में बता रहा था J इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ L जब करंट रिमेन्स सेम। और मेरा बच्चा अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या चीज़, कि एक ही वायर को स्ट्रेच किया। छोटी सी बात है यार, वो हो गया, लेकिन मैं बार बार बात को 2-4 बात को मिलाकर बोल रहा हूँ, तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। एक बोल रहा हूँ, लेंथ पर निर्भर नहीं करेगा। तो वहाँ अलग अलग वायर है, कोई स्ट्रेचिंग का केस नहीं है मेरा बच्चा। और यहाँ पर क्या है, एक ही वायर है, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना टाइम्स लेंथ बढ़ाएंगे, जितना पर है ना, तो उस तरह की बात होगी। 2% लेंथ बढ़ाएंगे तो करंट डेंसिटी भी क्या हो? 2% बढ़ेगा। परसेंटेज वाली बात भी कर ले सकते हैं। लेकिन अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात है, या करंट डेंसिटी हो गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बच्चों फिर किसके टर्म में लाना है? करंट के टर्म। VD बराबर I/NAE। तो VD है यहाँ पर फिर वही चीज़, इसको लिख सकते हैं VD बराबर I/NAL
इंटू ई, एल से मल्टीप्लाइड और एल से डिवाइड, या वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, वायर को स्ट्रेच कर रहे हो भाई, है ना, वही मटेरियल है, ये सब है, तो एन रिमेंस क्या चीज़, कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। यहाँ पर एन पर भी निर्भर नहीं कर रहा था, अलग अलग मटेरियल का वायर होता, मेरा बच्चा सुन लो थोड़ा, अलग अलग मटेरियल का वायर होता, सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता, मोटा होता या लंबा होता या छोटा होता, उससे उसको करंट डेंसिटी को मतलब नहीं होता, न मटेरियल से और न किस से, लेंथ से, न लेंथ से, बशर्ते कि क्या हो, एरिया समान हो, करंट समान हो, तो अलग इस तरह से सोचोगे तब। लेकिन यहाँ से एक केस है क्या, स्ट्रेच कर रहे हैं कंडक्टर को, वायर को लिए हैं और उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम रिमेंस क्या चीज़, कांस्टेंट। ये तो क्या निकल गया, आई समान है, कांस्टेंट रहेगा, एन कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कांस्टेंट, तो वी डी वैरीज फिर से क्या चीज़, एल, इसके लिए भी वैरीज एल, तो क्या होगा, वी डी 2/VD1 बराबर क्या चीज़, L2/L1। पॉइंट क्या निकला बच्चों, है ना, इसका कंक्लूजन वाला पॉइंट लिख लेंगे कि व्हेन करंट इज सेम ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, देन current density and drift velocity is directly proportional to its length। तो पहले इसको लिख लो और तब हम लिख क्या लो, अपना रोक लिखते रहेंगे, मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। when same current is flowing then during stretching current density and drift velocity is directly proportional to its length, directly proportional to its length। तो डबल करेंगे, डब 2 टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी बढ़ेगा। ये छोटा सा पॉइंट हो गया। अब इसका केस सेकंड बदल जाए, है ना। इसमें जो हम और भी पॉइंट बोले, क्या बोले कि अलग अलग तार है ना, और उसका मटेरियल भी अलग अलग है। इस केस में करंट डेंसिटी वाले केस में तो मटेरियल भी अलग अलग है। अलग अलग क्या है, लेंथ का कंडक्टर है, और सब में क्या है, सबकी मोटाई समान है, क्रॉस सेक्शनल एरिया समान है मेरे बच्चा, और उसको उससे सेम करंट पास कराओगे तो वह छोटा तार हो या मोटा तार हो या छोटा तार हो या लंबा तार हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा, लेंथ से पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ लेंथ पर निर्भर नहीं करेगा, और कोई बच्चा यहाँ देख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो केस बदला हुआ है बच्चों, यहाँ पर क्या है, स्ट्रेचिंग, एक ही वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं। और वैसे पहले वाले केस में मैं बोल रहा हूँ अभी, जैसे जस्ट बोल रहा था कि अलग अलग क्या है, तार है, अलग अलग मटेरियल का है मेरा बच्चा, सब में करंट क्या है, समान जा रहा है, सबका मोटाई क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो करंट डेंसिटी न लेंथ पर निर्भर करेगा न मटेरियल पर निर्भर करेगा। तो अपने से सोचोगे इस सब पॉइंट सबको, अब है ना, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सब रहेगा तो उसको आप करते रहोगे। चलिए अब दूसरा केस इसका बता देते हैं। केस सेकंड में बोलने जा रहा हूँ, केस सेकंड में लिखने जा रहा हूँ, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। अब केस बदल जाएगा बच्चों, सेकंड केस, है ना। किसके टर्म में लाना होगा, फॉर्मूला भी के टर्म में लाना है। देखो बच्चों, अब जे बराबर करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया,
I बराबर V बाई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, V बाई आर इंटू है ना, चूँकि I बराबर V बाई आर। अगेन एज R बराबर मेरा बच्चा रो इंटू एल बाई ए, देयर फोर J बराबर V रो एल होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, R का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ भी सेम है। स्ट्रेचिंग के केस में मटेरियल के रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा मेरा बच्चा, देयर फोर क्या है जे वैरीज क्या चीज़ 1/L। इससे जस्ट पहले केस में जब करंट सेम था मेरा बच्चा तो जे वैरीज L बता रहे थे या जे वैरीज 1/L। अब इसी पॉइंट को और भी जोड़ो, है ना, कि अलग अलग मटेरियल का वायर है ना, सबका लेंथ सेम है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब अलग अलग मटेरियल होगा तो रो पर निर्भर करेगा बच्चों, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब अलग अलग कॉपर का वायर है ना, सबकी क्या है लंबाई समान है, कोई मोटा है कोई पतला है, सब में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर लगा रहे हैं, भी समान हो गया है ना, लेंथ भी समान हो गया। स्ट्रेचिंग के केस में चाहे अगर मटेरियल से में चाहे अलग अलग तार, सॉरी मैं बोल रहा था अभी जस्ट इससे अलग हट के बोल रहा हूँ, रिजल्ट आ गया J बराबर V बाई रो एल, जब पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में करंट डेंसिटी को लिख रहे हैं मेरे बच्चों। अब क्या है कि बहुत सारा तार ले रहे हो, सबकी लंबाई सेम ले रहे हैं, सब में बराबर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और क्या है बच्चों सबका मटेरियल सेम है, कॉपर का वायर है तो सब कॉपरे का है, सब अल्मुनियम वायर है तो अल्मुनियम है, आयरन वायर है तो आयरन का ही है, वो समान बात, तो सब एक ही मटेरियल का है मेरा बच्चा। तो क्या होगा भी समान हो गया, रो समान हो गया, एल समान हो गया, एरिया इरिलीवेंट हो गया, मोटा पतला से मतलब नहीं होगा, है ना, सब तार के क्रॉस करंट डेंसिटी क्या होगा सेम होगा। वो भाषा अलग है, बात पकड़ लिए। अब यहाँ पर एक ही वायर है उसको स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच करने के केस में क्या है यहाँ पर इससे पहले में जब करंट सेम था तो जे वैरीज एल बता रहे थे, यहाँ जे वैरीज 1/L जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम। तो ये सब तो आप कर लेना है अब अपने से, J2/J1 L1/L2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसी तरह ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी यही रिजल्ट, एज VD बराबर I/NAE, I के जगह V/R लिखेंगे फिर तो V/R तो NAE I इंटू क्या चीज़ R, वही चूँकि I बराबर V/R ओम्स लॉ से। अगेन एज इसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर, R बराबर मेरा बच्चा रो इंटू L/A, ये सब काम का छोटा फार्मूला है, बार बार यूज होने वाला। तो क्या होगा VD बराबर, यहाँ बोल दें बच्चों R की जगह रखेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, V/NE रो L, NE रो L। मेरा बच्चा देखो भी समान ले रहना है, बिफोर स्ट्रेचिंग भी जितना पोटेंशियल डिफरेंस था आफ्टर स्ट्रेचिंग भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है, और मटेरियल सेम है, वही स्ट्रेच कर रहे हैं तो मटेरियल क्या है वो चेंज हो रहा है। तो लेंथ तो VD वैरीज क्या चीज़ हेयर, VD वैरीज 1/L, इसी तरह VD2/VD1 बराबर L1/L2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। कंक्लूडिंग पॉइंट जैसे उसमें भी लिखा है इसमें भी, तो इसमें कंक्लूडिंग पॉइंट क्या होगा, व्हेन PD इज सेम देन current density and मेरा बच्चा drift velocity is inversely proportional to its length, proportional to its length during stretching। और भी डिफरेंट केस निकाला जा सकता है, या फॉर्मूला मिल गया आपको काम का मेरा बच्चा, है ना, क्या है सेवरल वायर ले लेंगे
सबका मटेरियल सेम लेंगे, सबका लेंथ सेम लेंगे और सब में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, तो एरिया कम हो या ज़्यादा उससे कोई मतलब ही नहीं होगा। उस केस में बोला जाएगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। लेकिन वो अलग क्या हो गया, उसका तरीका है कि हम लोग सेवरल वायर्स ले रहे हैं, एक ही मटेरियल का ले रहे हैं, सब की लंबाई समान ले रहे हैं बच्चों, सब में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। हर जगह भाषा किसी में लगेगा कि डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी में इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल, भाषा कंट्राडिक्टरी लगे, लेकिन वो कंडीशन पर निर्भर करेगा बच्चा। तो ये छोटा सा फार्मूला से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करें। ये हर जगह इस तरह से तोड़ के बताना संभव भी नहीं होगा। वो आपका अपना है ना, क्या होगा, अपना आपका अंदर की बात होगी कि उसमें क्या है, कितना आप समझे और कितना फार्मूला से क्या निकाल सकते हो क्लू, सब क्या कंडीशन दिया हुआ है, क्या को कांस्टेंट रखना है, किस टर्म में फार्मूला लाना है, तो इस तरह की बातों करना है। तो मैं छोटा सा पॉइंट बताया कि स्ट्रेचिंग के केस में करंट सेम होगा तब क्या होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा मेरा बच्चा। या ड्रिफ्ट और सीरीज पैरेलल पढ़ा लेता है तो और भी सवाल को जोड़ने का कोशिश करते हैं। या तुम्हारा भी समान कब होगा, जब सेवरल कंडक्टर की बात करेंगे तो उस केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा मेरा बच्चा, तब ये फार्मूला लगेगा करंट डेंसिटी का, है ना, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यह फार्मूला लगेगा। तो उस केस में कैसे क्या करते हैं सो मैं दिखाता, पहले ये समझ लो बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस में लिखाया समझाया है ना, कि मेटालिक कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ता है मेरा बच्चा, और नॉन मेटालिक कंडक्टर या सेमी कंडक्टर बोले तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो मैं उसमें बोला कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव फॉर मेटालिक कंडक्टर, और फॉर नॉन मेटालिक और सेमी कंडक्टर इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग 11th के क्लास में भी इस बात की चर्चा किए हुए हैं बच्चों, किसमें, तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में बोला था, थर्मोमेट्री में, है ना, सेमी कंडक्टर थर्मामीटर बोला था, जर्मेनियम थर्मामीटर, वेरी लो टेम्परेचर को मापने के लिए। तो उसमें उसका प्रिंसिपल था मेटालिक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में कि विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इंक्रीजेस, और सेमीकंडक्टर थर्मामीटर में, जर्मेनियम थर्मामीटर में पॉइंट था क्या चीज़ कि टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। किसका, तो सेमीकंडक्टर का। और कल के मतलब पहली वाली इसी लेक्चर में मैं लिखाया, बताया कि क्या है, अब याद नहीं आ रहा है, लिखाया पहले मैं आपको क्या कि मेटालिक कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर घटता जाए तो एक सर्टेन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बोले, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोले, उसके नीचे जाने पर वह उसकी रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो, रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो, और सुपर कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर में मैं बोला कि वह इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, है ना, नियर एब्सोल्यूट जीरो, सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। तो इन सारे पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, है ना, याद रखेंगे मेरे बच्चों। तो अब हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की थोड़ी चर्चा करने चले। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों का सिंबल अल्फे ही लिखा जाएगा, है ना, अल्फ़ा आर अल्फ़ा रो बोला जा सकता है, लेकिन अल्फ़ा लिखते हैं, लेकिन दोनों दो चीज़ है मेरे बच्चों। अब क्या है, रेजिस्टिविटी में चेंज जो होगा सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल।
और रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर के हिसाब से जो चेंज होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, घटे या बढ़े। तो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं और ये सब जो दिया जाता है एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया जाता है रिजल्ट। तो फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटली फ्रैक्शन चेंज को डी रो बाई रो, फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, या टी क्या टेम्परेचर, डी टी क्या चेंज इन टेम्परेचर। मेरा बच्चा डी रो बाई रो बराबर समथिंग कांस्टेंट अल्फ़ा इंटू डी टी, और इसी अल्फ़ा को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। Here alpha is called temperature coefficient of resistivity point। अब बच्चों डी रो बाई रो को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, अब कहाँ से कहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं, रो जीरो से चाहे रो वन से क्या चीज़ रो टू तक, रो जीरो से रो तक, है ना। तो क्या लिखा जाए, रो जीरो से रो 0 डिग्री सेल्सियस और यह किसी टेम्परेचर टी पर हाउ मच अल्फ़ा इंटू डी टी, 0 से कहाँ तक, टी तक, टेम्परेचर 0 है ना, और टी पर ले जा रहे हैं। चाहे T1 से T2 कर दे तो भी चलेगा, T1 और T2 यहाँ रो 1 रो 2 स्पेशल केस होगा 0 डिग्री या स्टार्टिंग। तो यहाँ भैया तुम लोग को आइडिया होगा मेरा बच्चा, बेसिक मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन ये सब, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, बेस में e होता था, ln x बोलते थे, है ना। तो उसी का डी रो बाई रो इस तरह का इंटीग्रेशन बहुत बार यूज कर चुके हो। अब इसके बाद यहाँ या इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, रो 1 से रो 2 तक, अल्फ़ा बाहर मेरा बच्चा, डी टी का इंटीग्रेशन T1 से T2, ये क्या होगा, log e रो 2 माइनस log e रो 1 अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। इसको log a माइनस log b बराबर log a बाई बी, तो log e रो 2 बाई रो 1 बराबर अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। अब इसको क्या करें, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, पहले इसको देख लो बढ़िया से बच्चों, है ना। और थोड़ी सी बात कर लें, इसको हम फिर से क्या, ध्यान दो बच्चों, ये क्या होगा, रो 2 बाई रो 1 टेकिंग एंटी लॉग, भाषा है का भी वो सब का लॉग एंटी लॉग का बात बहुत सारा नहीं सिखाया गया है, और ना अभी ज़रूरत है इनका कि लॉग टेबल ये सब तो एग्जामिनेशन में अब अलाउड भी नहीं है, तो इसलिए अब सिर्फ थ्योरेटिकली स्टडी में इसका चर्चा करें। तो क्या होगा, रो 2 बाई टेकिंग एंटी लॉग, रो 2 बाई रो 1 बराबर e टू द पावर अल्फ़ा T2 माइनस T1, या रो 2 बराबर रो 1 e टू द पावर अल्फ़ा T2 माइनस T1 पावर में हो गया। अल्फ़ा पर निर्भर करेगा, कब प्लस कब माइनस होगा, तब उसकी बात करेंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ने से, और
नेगेटिव होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से घटेगा रेजिस्टिविटी, या T1 टेम्परेचर पर का रेजिस्टिविटी है ρ2। इसी को अब ले जाएंगे फॉर्मूला में, इसकी आवश्यकता उतनी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, जो अभी लास्ट कंक्लूजन ला रहे हैं वो डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। तो देखें, फॉर क्या अल्फ़ा इंटू टी फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1, अल्फ़ा इंटू डेल टी बोला जा सकता है, वह छोटा हो तो क्या होगा, तो ρ2 बराबर ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। ये कहाँ से लिख दिया डायरेक्ट मेरा बच्चा, आपको एक्सपेंशन पता होगा। e⁻x बराबर मैं पिछले लेक्चर में बोल रहा था कि याद रखना, x प्लस x²/2 x³ 3 एंड सो ऑन फॉर x मच लेस देन क्या चीज़ 1, e⁻x बराबर 1 प्लस x, तो वही चीज़ e⁻दिस मच बराबर 1 प्लस x के जगह अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। तो यह चीज़ थोड़ा सा समझने का था, कुछ है नहीं। इस फॉर्मूला का हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, है ना। इसी में अगर हम इसको चेंज कर दें तो क्या होगा, ρT ρ0 इनिशियल 0 डिग्री सी या राइज इन टेम्परेचर T डिग्री सी, क्या लिखोगे 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T माइनस 0 तो T, है ना। तो इस तरह से हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कैपिटल T लेते थे तो टेम्परेचर केल्विन में, और छोटा T लेते थे तो वो सेल्सियस वाली बात करते थे जनरली। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस में हो या केल्विन में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ सिखाने का कोशिश किया गया, ये बताने का कोशिश किया गया, है ना। तो हम लोग इसी से अल्फ़ा का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, डिफिनीशन या फार्मूला जो भी बोला जाए। तो क्या हो जाएगा सो देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी पाए हम लोग क्या फॉर्मूला, ρ2 बराबर ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है ρ2 बराबर ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल टी। इसको और तोड़े, ρ2 बराबर ρ1 प्लस ρ1 अल्फ़ा डेल टी, ρ2 माइनस ρ1 बाई ρ1, है ना। ρ2 माइनस ρ1 बराबर ρ1 इंटू अल्फ़ा इंटू डेल टी, कैपिटल T लिखे तो कैपिटल T ही, अल्फ़ा बराबर व्हाट, ρ2 माइनस ρ1 बाई रो इंटू क्या चीज़ डेल टी। ऊपर में भी वही चीज़ लिखे थे, डी रो बाई रो बराबर अल्फ़ा इंटू डी टी वाला बात। यही चीज़ सब फॉर्मूला सब निकालते रहना है। ρT माइनस ρ0 बाई ρ0 इंटू क्या चीज़ टी, चेंज इन टेम्परेचर 0 में इनिशियल रहे तो ये चीज़ हो गया। तो क्या लिखोगे, यह फ्रैक्शन चेंज क्या दे रहा है, चेंज इन रेजिस्टिविटी, यूनिट रेजिस्टिविटी में चेंज ड्यू टू यूनिट राइज इन टेम्परेचर, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन यूनिट रेजिस्टिविटी ड्यू टू यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर is called temperature coefficient of resistivity। सारा बच्चा, तो ये चीज़ इसका यूनिट क्या होगा, ये कैंसिल, केल्विन, तो केल्विन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर पढ़ा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम जो भी पढ़ा है, सब में उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले का यूनिट क्या होगा, तो केल्विन इनवर्स, डायमेंशन के इनवर्स। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये समझ में आया, इट्स यूनिट इज केल्विन इनवर्स।
तो इतना। अब इसी को जस्ट हम लोग रो टू रो वन को रो को आर से रिप्लेस कर दें, सारा चीज़ सेम लिखाएगा। यहाँ R2 माइनस R1 बाई आर इंटू डेल टी लिखाएगा। यहाँ रो वन था मेरा बच्चा। तो इस तरह की बात को आपको याद रखना है, कोई विशेष ज़रूरत है नहीं इस तरह के डेरिवेशन का। आपको फार्मूला मिल चुका मेरा बच्चा, रो टी बराबर रो जीरो इंटू वन प्लस अल्फ़ा इंटू टी। जिस तरह की भाषा में रहे उस तरह से हम लोग इसको लिखते रहे, है ना। हमने आपको पढ़ाया रो टी बराबर रो जीरो इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा इंटू क्या चीज़ टी वाला बात बताया था। इस तरह से भी लिखें और तो और बात करते चले गए हैं। तो जैसे आप फार्मूला को क्या करें और अप्रॉक्सीमेशन करके यह फार्मूला लाए थे ई टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन से, तो एक्सपोनेंट से अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव, तो एक्सपोनेंस जो माइन्यूट बात होगा वह एक्सपोनेंशियली क्या होगा, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगा, और माइनस निगेटिव में आया तो एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर के बढ़ने से एक्सपोनेंशियली रेजिस्टिविटी घटेगा। तो इतनी बात में हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग तो एक सिंपल इक्वेशन वाला या केस देखें तो इस तरह का फार्मूला अगर हम लोग को है ना रो टी बराबर रो जीरो वाला लिख दे तो यह फार्मूला क्या देगा मेरा बच्चा, देख लो थोड़ा सा। रो टी बराबर रो जीरो प्लस रो जीरो अल्फ़ा इंटू टी। इस तरह का ग्राफ खींचेंगे रो का। इसमें मेटालिक कंडक्टर की बात करोगे तो क्या होगा बच्चों, इस तरह से, या क्या रो जीरो है ना, और इसका स्लोप क्या होगा तो रो जीरो इंटू अल्फ़ा वाला बात होगा। ये अगर जिस तरह का इक्वेशन रहेगा उस तरह का हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ मेटालिक कंडक्टर और इस तरह के केस में यह 0 डिग्री सेल्सियस का मामला होगा, रो जीरो वाला 80 डिग्री पर कहीं पर इस तरह से हम लोग देखें। वो इस केस से, इस ग्राफ से, एक्सपोनेंशियल का तो अलग से होगा। उस तरह का फॉर्मेट में जब राइज इन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कम होगा तो अब की बात करते हैं। तो इस तरह से आप देखो, थोड़ा सा रेजिस्टिविटी की बात की और रेजिस्टेंस का भी डिट्टो सेम चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, है ना, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या के वैल्यू क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह अभी मैं डी रो बाई रो लिखा अल्फ़ा है ना इंटू डी टी, उसी तरह डी आर बाई आर के टर्म में भी लिखा जाए। और दूसरी भाषा है क्या, अगर हम लोग इतना राइज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर कर रहे हैं जिससे वायर के डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब तो आसान हो जाएगा उस एक्सप्लेनेशन के आधार पर। अभी हम लोग देखें एज रो टू बराबर रो वन ई टू द पावर अल्फ़ा इंटू टी टू माइनस टी वन, डेल टी लिखते। अब इसको हम लोग क्या करें, रो एल टू बाई ए टू, रो वन एल वन बाई ए वन, ई टू द पावर अल्फ़ा टी टू माइनस टी वन। क्यों, तो हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशन में क्या है, सेम है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। इफ़ वी नेग्लेक्ट द एक्सपेंशन इन वायर और कंडक्टर, तो इस तरह की बात होगी। L2 बाद वाला है ना, ये रो टू था ही, L2 बाई A2 L1 बाई A1। तो यह तुम्हारा फॉर्मूला चला क्या चीज़ में बदल गया, यह R2 हो गया क्या, T2 टेम्परेचर पर का रेजिस्टेंस, यह क्या हो गया मेरा बच्चा T1 पर का रेजिस्टेंस, और ई टू द पावर अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। और फिर वही चीज़ कि यह बहुत छोटा हो तब क्या होगा, व्हेन अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1 इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल कहेंगे। तो R2 बराबर क्या लिखोगे, R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1,
है ना। फिर उसी तरह से अल्फ़ा बराबर क्या लिखोगे बच्चों, R2 माइनस R1, इसी को सॉल्व करके बाई R1 इंटू T2 माइनस T1, है ना। इस सब की भाषा में तो डेल आर बाई आर इंटू डेल टी, जो शुरुआती था डी आर बाई आर इंटू डी टी है। बहुत सारे जगह हम लोग पढ़े हुए हैं, या फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग कुछ नहीं फार्मूला को जाने, हम लोग इस तरह के फार्मूलाओं का पहले यूज कर चुके हैं। आर टी बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। यह R0 था रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सी, यह RT क्या रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट T डिग्री सी, गिवन प्लेटिनम वायर का। अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम। तो दोनों टर्म रेजिस्टिविटी के लिए भी और रेजिस्टेंस के लिए अल्फ़ा। तो इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का परिभाषा क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्म परिभाषा क्या होगा बच्चों, अभी जस्ट निकाले हो, है ना। क्या होगा, चेंज इन यूनिट रेजिस्टेंस ड्यू टू यूनिट चेंज इन टेम्परेचर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दिया हुआ कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का स्पेसिमेन है या जो भी है, तो उसमें कितना रेजिस्टेंस, उसके यूनिट रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यूनिट राइज और यूनिट डिक्रीज की बात करेंगे इन टेम्परेचर, इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी में सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लोग के लिए यही है, RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी, और रो टी बराबर रो 0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी, है ना। T2 माइनस T1 वाला भी लिखा जा सकता है। तो छोटा मोटा सवाल इस सब पर बनाएंगे। हम लोग का मूल काम आगे होगा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के जस्ट बाद, कि जब सीरीज में हम लोग सेवरल वायर्स को जोड़ेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सीरीज में जो हम लोग अगर मान लो 10 गो वायर को जोड़ते हैं, सब वायर मिलकर एक वायर की तरह बिहेव करेगा, तो उसका इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज में कितना होगा, पैरेलल में क्या होगा, वो सब टिपिकल वो रिज़ल्ट सबको हम लोग को क्या करना है, ड्राइव करने के बाद उस सबको रिज़ल्ट सबको चार्ट बना के याद कर जाना है। तो मेरा बात को समझने का कोशिश करो बच्चों। यह टॉपिक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिव, मैं 3 ग्राफ बता देता हूँ अभी कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसा वेरिएशन होता है। मेटालिक कंडक्टर के केस में स्पेशली कॉपर वाला केस दिखा देते, और उसके बाद सेमीकंडक्टर वाला केस में, और एक होगा एलॉय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स बोलेंगे। कंपोजिशन में लिखा देता हूँ सर, डिफरेंट एलॉय के नाम को लिखकर कि कौन कितना परसेंट मिलाने से, कितना परसेंट मिलाने से, डिफरेंट मेटल्स के कितना परसेंट मिलाने से कोई एलॉय बनता है। एलॉय का खास प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का वैल्यू, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत क्या होगा, कम होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा। एलॉय के केस में इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस की बात दिखाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का वैल्यू एलॉय के केस में क्या होगा। तो 3 स्पेशल केस, मेटालिक कंडक्टर के केस में, सेमी कंडक्टर के केस में और एलॉय के केस में। तो अभी हम वो ग्राफ बताने जा रहे हैं, पहले इसको लिख लो बच्चों। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर केल्विन में बोलते हैं। कॉपर के केस में मेरा बच्चा इस तरह का ग्राफ, लीनियर ग्राफ, बाद में फिर जाके थोड़ा क्या चीज़ पैराबोलिक टाइप का, यह लीनियर ग्राफ एक सर्टेन रीजन में, यह उसके बाद यह भी कर्व हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, कर्व, हाई टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर पर। वेरी लो टेम्परेचर बारे में यह फॉर किसके लिए लिखे, कॉपर के लिए लिख दिए, है ना।
यह केल्विन में स्केल टेम्परेचर का, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। मरकरी के लिए बोलता है बच्चों क्या चीज़, एक 4.2 केल्विन पर जाकर यह क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है मरकरी के लिए। फॉर Hg चेंज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ राइज इन टेम्परेचर। इस तरह से क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। अब सीधे ये क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। कंडक्टर के केस में मेटालिक कंडक्टर, मरकरी ऐसा लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है और वह क्या है लेकिन मेटल की तरह बिहेव करता है, कंडक्टर है। और 4.2 केल्विन से नीचे वह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो बहुत लो टेम्परेचर पर जाकर मेटालिक कंडक्टर बिहेव्स लाइक क्या चीज़, सुपर कंडक्टर बार बार बोला गया है ना। तो अगर रूम टेम्परेचर पर मैं बोलता हूँ कि अगर सुपर कंडक्टर का है ना डिस्कवरी हो जाए, हम लोग प्राप्त कर ले, तो बहुत बड़ा क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगा हम लोग की सोसाइटी में, बहुत एडवांटेज होगा सुपर कंडक्टर के कारण। लेकिन वह रूम टेम्परेचर पर अभी तक रिसेंट ये सब एक्सपेरिमेंट में 150 केल्विन से 200 केल्विन तक ही क्या है आ पाया है, वो भी बहुत स्पेशल अरेंजमेंट। तो ये अलग कथा है सुपर कंडक्टिविटी की। लेकिन मैं बोला कि मेटालिक कंडक्टर बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर नियर अब्सोल्यूट जीरो, नियर अब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं। या कॉपर के लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए यह एकदम क्या दिखाए, स्ट्रेट लाइन बोले बच्चों, बीच के रीजन में रूम टेम्परेचर तक वाला बात है। और उसके बाद यह कर्व हो जाता है, बढ़ता है लेकिन कर्व लाइन हो गया। तो ये चीज़ आपको बताए। और उसके बाद सेमी कंडक्टर के लिए बोले अल्फ़ा निगेटिव होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज वाला होगा। फॉर सेमी कंडक्टर या टेम्परेचर इस एक्सिस पर, और यह रेजिस्टिविटी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और एलॉय के केस में मैं 3-4 एलॉय का कंपोजिशन बता देता हूँ, बढ़िया से आप उसको याद रखें, फ़ायदा करे तो करें। तो क्या है, यह टेम्परेचर हम लोग दिखाएंगे, मान लो 200 केल्विन 300 केल्विन, यह टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और यह रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। यह ग्राफ किसके लिए है, तो फॉर एलॉय के लिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत में तो वो ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन दिखाता है एकदम पैरेलल टू टाइम टेम्परेचर, कोई चेंज ही नहीं होगा, है ना। रेजिस्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा और लेकिन उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का वैल्यू नगण्य होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो 300 केल्विन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तब जाके क्या होगा, थोड़ा सा रेजिस्टिविटी में इंक्रीज होगा, 400 इस तरह से 500 600 करके। यह 4 ग्राफ है बच्चा, प्रैक्टिस का चीज़ है ना। या मरकरी के लिए बोले, या टीसी बोले क्रिटिकल टेम्परेचर इसके नीचे, या सुपर कंडक्टर रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो, मटेरियल बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर। या सेमीकंडक्टर के केस में ग्राफ है, ठीक है। तो ये 4 ग्राफ है। कंडक्टिविटी में जस्ट क्या होने लगेगा, तो उल्टा नेचर वाला ग्राफ सब दिखाएंगे, है ना, कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का। तो सबका आपको प्रैक्टिस कर लेना है इसका। ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी, मेटालिक कंडक्टर का केस भी देख लिए हम लोग, और सेमी कंडक्टर और क्या चीज़, एलॉय का केस, है ना। अब इस लेक्चर को मैं यहीं रोकने जा रहा हूँ। अगले लेक्चर में एलॉय वाला कंपोजिशन वाला है ना, 4-5 एलॉय का नाम लिखा देंगे। उसके बाद मैं आपको ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जो 10th के नीचे भी आप सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ के आए हो, है ना। सीरीज ग्रुपिंग में करंट थ्रू ईच कंडक्टर ईच रजिस्टर विल बी सेम, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल टेक्स प्लेस, वो दिखाएंगे अगले लेक्चर के लिए में। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स घर से थोड़ा सा, घर पर रह के थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेंगे, तब अगले लेक्चर को भी हम लोग आप व्यू करोगे। तो बच्चों, है ना, पिछले लेक्चर सबको करंट वाले को रिवाइज कर लो, करते रहो। अभी जो मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स बताया था, 30 लेक्चर मैं दिया था उसमें। तो मेरे बच्चों, अब आपका मेहनत करने का दौर अब स्टार्ट होना चाहिए एकदम बढ़िया से। आप क्या करो,
आपके पास एस.सी. वर्मा का बुक होगा, सेकंड वॉल्यूम, उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो वर्कआउट एग्जाम्पल सब है 2 चैप्टर का, शुरुआत का 2 चैप्टर में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और गॉस लॉ वाला केस का 2 अलग अलग चैप्टर है। तो उसका वर्कआउट सवाल आप क्या करो, होमवर्क की तरह आप क्या करें उस पर, है ना। घर पर ही रहना है तो क्या है, वो होमवर्क ही हुआ, उसको पूरा कंप्लीट कर लेना। पहले वर्कआउट बना लोगे और कॉन्सेप्ट थोड़ा दिया हुआ है आपको, और भी लगेगा कि उसमें कुछ नया नई बात सिखाए हैं ऐसे, तो उसको देखने का कोशिश करोगे, उसको अंडरलाइन करने का कोशिश करोगे, सवाल बनाओगे, और फिर हम भी कुछ उसको बताएंगे आपको कि यहाँ इस सवाल में इस तरह, इससे थोड़ा थोड़ा मार्क रिकैप देंगे, आप बनाए रहोगे तो फ़ायदा करेगा। वैसे ही बच्चे को वो फ़ायदा कर सकता है, वो है ना, जो सवाल में लगाएगा उसको। तो 30 लेक्चर्स के आधार पर आप क्या करना है, सवाल और ऑब्जेक्टिव, है ना, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव को आप बनाने चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट तैयार हो गया और क्या हो गया, मेरा काम हो गया, आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होता है फिजिक्स में। तो आप टास्क समझ गए, एस.सी. वर्मा का वर्कआउट जितना है उसको आप क्या करोगे, बनाओगे। एनसीईआरटी में जितना एग्जाम्पल है उसको बनाओगे। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कंप्लीट करके उसका, है ना, एक टारगेट रखेंगे जिसकी जितनी एबिलिटी है उस एबिलिटी के तहत क्या करेंगे। लेकिन पहले थ्योरेटिकल वाला जितना भी है, थ्योरी वाला पार्ट्स और क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए आपको, और सवाल बनाना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आप स्वस्थ रहो, भगवान करे, ईश्वर करे, है ना, कि आप स्वस्थ रहें और अपने पढ़ाई को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ावे। ठीक है, तो इतनी ही के साथ मैं इस लेक्चर को क्या कर रहा हूँ, ख़त्म करने जा रहा हूँ।